करते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन। देखिए G20 शिखर सम्मेलन जो है एक प्रकार का वार्षिक सम्मेलन है। हर वर्ष अलग अलग देशों में इसको आयोजन किया जाता है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जो कंट्रीज़ हैं उनका ये एक सम्मेलन है और जो विश्व के प्रमुख देश हैं, मतलब कि जो अच्छे खासे विकसित और विकासशील देश हैं, उनका एक समूह है। तो ये जो सम्मेलन हुआ 18वां सम्मेलन है, यानी G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ इस वर्ष नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडप में किया गया। भारत मंडप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष जो G20 रहा इसका थीम क्या रहा, तो इसका थीम है वसुदेवा कुटुंबकम। लेकिन अगर वसुदेवा कुटुंबकम का अर्थ अगर हम बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका अर्थ है। यानी इसका थीम ही आपका एक तरह से कह सकते हैं यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि 2022 में यानी इससे पहले साल, पिछले साल इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया था, जो कि 17वां हम कह सकते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन था। तो ये तो हो गया कि पिछले साल और इस साल। तो आगे आने वाले जो साल की बात करें 2024 में इसका आयोजन कौन करेगा? तो 2024 में 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी गई, ब्राज़ील को सौंपी गई है। ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष जो G20 का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें शेरपा कौन थे? तो शेरपा के रूप में अमिताभ कांत थे, ये ध्यान रखेंगे। तो इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें कवर हो गई और इतना ही पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं कि G20 में कौन कौन मेंबर है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, उतना आप याद नहीं रखें। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है, BRICS ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। अगर हम बात करें कि 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अध्यक्षता किसने की? तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, इन्होंने, सिरिल रामाफोसा ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। अब आता है हमारा 49वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 की बात करें यानी ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स हैं, इसमें 7 देश हैं शामिल है। 2023 में इसका आयोजन किया गया जापान के शहर हिरोशिमा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था, डेट के साथ आपको बताना है। ठीक है, और उस बम का नाम क्या रखा गया था उसको भी आप कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 49वां शिखर सम्मेलन, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया। लेकिन अगर इससे पहले बात करें कि 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था 2022 में। और नेक्स्ट ईयर 50वां जो सम्मेलन होगा G7 का वो इटली में होगा 2024 में। तो ये तीनों याद रखना है कि पीछे कहाँ पर हुआ, अभी कहाँ पर हुआ और आगे आने वाले साल में कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। राइट, तो ये आपका हो गया G7, G20 और ब्रिक्स। अब आते हैं हम लोग SCO भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 23वां जो सम्मेलन हुआ 2023 में, यानी 23वां सम्मेलन 2023 में भारत में इसका आयोजन किया गया। भारत में इस वर्ष आयोजन हुआ। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इसका आयोजन उज्बेकिस्तान का एक शहर था जिसका नाम है समरकंद। ठीक है, समरकंद में इसका आयोजन 22वां सम्मेलन 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको याद रहेगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में था, आगे आने वाले साल में ब्राज़ील में होगा 2024 में। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में इस वर्ष का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया, दक्षिण अफ्रीका के शहर। और अगर हम G7 की बात करते हैं, G7 जो कि 49वां सम्मेलन था, इस वर्ष कहाँ पर किया गया, तो इसको याद रखना, हिरोशिमा जापान में, और आगे आने वाले साल में इटली में किया जाएगा। SCO की बात करें तो SCO इस वर्ष नई दिल्ली में इसका आयोजन किया और पिछले साल इसका आयोजन किया गया था समरकंद में। ठीक है, समरकंद में, ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट्स में। आगे का पॉइंट्स हमारा है कि 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया। सऊदी अरब के शहर जेद्दा में किया गया है, ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में किया गया।
ढाका बांग्लादेश में किया गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ छूट जाता है, कोई सम्मेलन छूट जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखा, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट कभी वीडियो बनाए तो उस चीज़ को मेंशन करके बनाए, या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको हेल्प हो जाए, राइट। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, इसकी वार्षिक बैठक होती है। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में की जाती है। स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वर्ष भी किया गया, तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया, राइट फ्रेंड्स। अब आता है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का ही है, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, मैड्रिड में। और 23वां जो होने वाला है वो आपका लिथुआनिया विनियस में किया जाएगा, विनियस में किया जाने वाला है 33वां, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ध्यान रखेंगे हिंदी सम्मेलन जो है हिंदी सम्मेलन हुआ, हिंदी सम्मेलन 2023 ये फिजी में किया गया, फिजी के शहर नाडी में किया गया। फिजी की राजधानी क्या होता है, कई बार पेपर में आपने देखा होगा पूछा जाता है, फिजी की राजधानी सुवा होता है, ये याद रखिए। लेकिन नाडी एक शहर है यहाँ का, यहाँ पर किया गया 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में जो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसमें भाग लिया। और इसमें विषय क्या रहा, तो विषय आप देख सकते हैं, यानी कि इस सम्मेलन का जो विषय रहा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इस वर्ष का थीम रहा, यानी विषय रहा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो 2023 में मनाया गया, इंदौर के शहर मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया गया। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन इसमें रहे, तो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं इस वर्ष, जो कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में ये थे, राइट। विषय की बात करते तो विषय यहाँ पे ध्यान रखेगा डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे जो चीज़ें मैंने बताया यहाँ पे वही डिटो पूछ ले जाए, पूछा तो इसी में से जाएगा लेकिन घुमा करके पूछा जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चंस पढ़े अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। WFO की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर, डावोस स्विट्जरलैंड में की गई। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2023 फिजी की शहर नाडी में आयोजन किया गया, तो बताइए कि ये कौन सा संस्करण था। तो ध्यान रखना होगा आपको कि ये 12वां संस्करण था, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टाइप के पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 12वां संस्करण था। G7 का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजन किया गया, तो 49वां संस्करण आयोजन किया गया। इसी तरह से बाकी के जो भी सम्मेलन है उनके आप संस्करण याद रखिए, क्योंकि संस्करण भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितना जरूरी आपके लिए अब आयोजन जहां पर हुआ स्थल, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका संस्करण कौन सा है, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए आज हमारे पास है एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमेशा एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर एग्जाम्स में आप एंट्री करने जा रहे हो और उस टाइम पे अगर आपको रिविजन्स करना है कोई टॉपिक, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा इसी टॉपिक को एक बार ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाता है देखने को। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं, और इसमें मैंने करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक को भी इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष होता है, और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में देखिए 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन होता है, और चौथा लास्ट में सबसे US ओपन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता कौन रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का देखिए ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब 98% तक चांस यही है, हमेशा पूछा जाता है कि पुरुष एकल विजेता कौन रहा, महिला एकल विजेता कौन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे, और इसके बाद एक और मैं इसमें वीडियो लाऊंगा जब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, तब हम इसमें उप विजेता को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें जो मेल यानी कि पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियाई ओपन के कौन रहे, तो नोवाक जोकोविच, जिनका संबंध सर्बिया से, नोवाक जोकोविच जिनका संबंध सर्बिया से। फीमेल यानी महिला एकल विजेता कौन रही, आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की है, आर्याना साबालेंका।
वीडियो को ध्यान से अगर देखिएगा तो एंड होते होते आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत सबसे नवीनतम होता है, ठीक है ना, नवीनतम होता है 1905 में सबसे नया ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1905 यहाँ पे याद रखने, इसकी स्टार्टिंग 1905 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष ये जो कि जनवरी से फरवरी माह में होता है, प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में होता है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा मेलबर्न में होता है, मेलबर्न में। तो यहाँ तक तो आपको याद रखना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये खेला कहाँ पर जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं, सेकंड जो होता है वो मिट्टी पर खेला जाता है, और जबकि थर्ड वाला जो है वो घास पर खेला जाता है। तो यहाँ पे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो यहाँ पे से आपको दो तीन चीज़ें याद हो गई। नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता, आर्याना साबालेंका जो कि महिला विजेता रही, यानी महिला एकल विजेता बेलारूस की हैं। साथ ही साथ इसकी स्टार्टिंग 1905 में हुई थी, और ये सबसे नवीनतम जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। साथ ही साथ इसकी जो प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है वो मेलबर्न में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये चीज़ क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 के बारे में हमने ये नाम देखा, 2022 का भी मैंने यहाँ पे लिख रखा कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता था, और एश्ले जो बार्टी है, एश्ले बार्टी कह सकते हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। तो ये ध्यान रखिए, राफेल नडाल और एश्ले बार्टी। अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन पे आते हैं, जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का दूसरा प्रतियोगिता ये माना जाता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, रोलैंड गारोस के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपसे घुमा करके पूछा है कि रोलैंड गारोस जो है वो किस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को कहा जाता है, या फिर फ्रेंच ओपन 2023 ना लिख करके गोलैंड गारोस अगर आपसे पूछ ले, रोलैंड गारोस जो है वो इस वर्ष के विजेता, पुरुष एकल विजेता कौन रहा है। तो ये नाम याद रखना आपको, फ्रेंच ओपन ना कह करके ये भी कह सकता है, रोलैंड गारोस भी कहा जा सकता है। इसमें देखिए पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, इसमें भी नोवाक जोकोविच, इसमें भी नोवाक जोकोविच। इसमें फीमेल जो रही यानी महिला एकल विजेता इगा स्विटेक पोलैंड की है, ध्यान रखिए, लगातार दूसरी बार, यानी पिछली बार भी इन्होंने जीता था। फ्रेंच ओपन की स्टार्टिंग जो थी 1891 में शुरू हुआ था, और ये पेरिस में खेला जाता है। मई से जून में ये इसका आयोजन किया था, मई से जून में। और ये क्ले कोर्ट यानी कि जो क्ले वाली मिट्टी है, मिट्टी पर बस इतना याद रखिए, मिट्टी पर खेला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंच ओपन के सबसे ज़्यादा विजेता कौन रहे, तो राफेल नडाल रहे हैं। इसलिए इनको लाल बजरी का बादशाह, बजरी मतलब क्ले होता है, तो लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। सर्वाधिक इन्होंने जीता है, करीब 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया हुआ है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा भी है क्या कि लाल बजरी का बादशाह किसे कहते हैं, राफेल नडाल को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे विंबलडन ओपन 2023, ठीक है। इसमें देखिए पुरुष एकल विजेता की बात करें तो इसमें जीते हैं कार्लोस अल्कारेज, जिनका संबंध हो जाता है अमेरिका से, कार्लोस अल्कारेज अमेरिका से। और महिला एकल विजेता कौन रही, तो मार्केटा वोड्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं। तो नाम आपको हो सके थोड़ा सा दिक्कत करे, लेकिन आप ये नाम ही याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। मार्केटा याद रखिए, मार्केटा, या फिर वोड्रोसोवा भी याद रख लीजिए, चेक गणराज्य की हैं। इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था, इसकी शुरुआत 1877 में जून जुलाई लंदन में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, लंदन में, विंबलडन ओपन लंदन में। और ये घास पर खेला जाता है। घुमा करके कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की कौन सी प्रतियोगिता जो है वो घास पर खेली जाती है, तो विंबलडन हमेशा घास पर खेला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम देखें कि 2022 के विजेता कौन रहे, तो वापस से नोवाक जोकोविच, इसमें भी यानी पिछले वर्ष लगातार 3 नंबर पे थे नोवाक जोकोविच। इस बार अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर पे नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है प्रतियोगिता उसमें नोवाक जोकोविच का नाम देखने को मिलेगा। तो पिछले वर्ष पुरुष एकल विजेता 2022 में देखें तो नोवाक जोकोविच, और महिला एकल विजेता एलिना रिबाकिना। तो ये सब याद रखिए। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, यूएस ओपन 2023। इसमें अगर हम देखें तो पुरुष एकल विजेता वापस से नोवाक जोकोविच रहे हैं। महिला जो विजेता रही वो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, कोको गाउफ है, कहीं गॉफ लिखता है, तो इनका भी संबंध अमेरिका से है, ठीक है, कोको गाउफ अमेरिका से है। शुरुआत हुआ था 1881 में। अगर पुरुष की बात करें, जैसे कि पुरुष का 1881, महिला जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1887 में हुआ था। ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अगस्त सितंबर मंथ में ये खेला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2022 में विजेता कौन रहे,
तो पुरुष एकल विजेता अल्कराज गार्फिया, देखिए ये अल्कराज दूसरे हैं, कार्लोस अल्कराज अमेरिका के हैं, जबकि ये अल्कराज गार्फिया स्पेन के हैं। तो ये नाम याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना। और फीमेल में इगा स्विटेक जो कि विजेता रही थी। अब एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में थे, दूसरी बार जो फ्रेंच ओपन होता है उसमें भी थे, तीसरे वाले में वो नहीं थे, कार्लोस अल्कारेज आ जाते हैं, और लास्ट वाले में फिर से नोवाक जोकोविच। महिला की अगर हम बात करते हैं तो महिला में पहला अरियाना सबालेंका, बेलारूस की, देश भी याद रखिए उनका संबंध किस देश से। सेकेंड नंबर पर आती हैं ईगा स्विटेक, और थर्ड नंबर पे मार्केटा, और चौथे नंबर पे कोको। यानी चारों में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, आरियाना, ईगा, मार्केटा और कोको। ये 4 नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या याद रखना है कि पहला और आखिरी जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, सेकंड जो होता है वो क्ले पर यानी मिट्टी पर, और तीसरा जो होता है वो घास पर खेला जाता है। बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाल बजरी के बादशाह किसको कहते हैं? राफेल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जो कि करंट का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और टॉपिक का नाम है रिपोर्ट और सूचकांक 2023, यानी इंडेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंडेक्स 2022 और 23 दोनों हम देखेंगे ताकि एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर पिछले साल का पूछा जाए तो भी आप अच्छे से रेडी रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो इंडेक्स हमें जानना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कवर कर रहे हैं। तो ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे रखा है वैश्विक शांति सूचकांक, यानी ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है, जिसको हम लोग वैश्विक शांति सूचकांक के नाम से जानते हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, ध्यान रखिएगा। जो आप यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर देखेंगे वो भारत की रैंकिंग है। कोस्ट में मैंने जो नाम लिखा है वो प्रथम स्थान पे जो है उसका नाम है, ठीक है, प्रथम रैंक पे है वो। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड, और 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी वो क्या थी? 135वां। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है, भारत की रैंकिंग 126, लेकिन 2022 में भारत 135वें स्थान पर था। इसका हम लोग MCQ फॉर्मेट भी आपको कराएंगे ताकि आप इसको अच्छे से याद रख पाए। पहले आप ये देखेंगे, इसके बाद हम MCQ लाएंगे कि वीडियो, उसमें आप अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है, कि उसके फॉर्मेट में याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161वां स्थान, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, पहले भी नॉर्वे ही था। 2022 में भारत 150वें स्थान पर था, 150वां रैंक हासिल किया था 2022 में, लेकिन इस बार 161वें स्थान पर आया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें तो 80वें स्थान पर, प्रथम स्थान सिंगापुर, 2022 में 85वें स्थान पर था। 2022 में भारत 85वें रैंक पर। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है, जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को ये निकलता है, क्योंकि 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर। यानी यहाँ पे आप देखेंगे शांति और खुशहाली, शांति और खुशहाली दोनों में, शांति और खुशहाली दोनों में 126वें स्थान पर है। फिनलैंड यहाँ पे टॉप पर रहेगा क्योंकि हमेशा से टॉप पर आता रह रहा है। और पिछले साल की बात करें तो भारत 136वें स्थान पर था, पिछले साल 136, लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन के साथ कम किया है 10 रैंक, 126, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप 2023, ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत 127वें स्थान पर है, भारत 127वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर आइसलैंड, और 135वें स्थान पर पिछले साल था भारत 135वें स्थान पर। ऊपर में जो हमने शांति वाला देखा था उसमें भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिला हुआ, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ 126 था, प्रथम आइसलैंड, और 135वां स्थान। यहाँ पे आइसलैंड 135वां स्थान, लेकिन 127। तो थोड़ा सा मिला जुला करके आप देखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम MCQ लाएंगे तो आपको अच्छे से कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत इस साल 40वें स्थान पर है, इस साल 40वें स्थान पर है,
और प्रथम स्थान पर डेनमार्क। 2022 की बात करें तो 2022 में भारत 37वें नंबर पे था, 37वें स्थान पर था। ठीक है, याद रहेगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत 112वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर फिनलैंड। 2022 में भारत की रैंकिंग 121। अंक थोड़ा सा घुमा हुआ है, देखिए पिछले साल 121 था, यानी 121 और अंक को पलट देंगे तो इस वर्ष का आ जाएगा 112वां स्थान। अंक बस पलटा हुआ है, ठीक है, अंक पलटा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे बनता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ठीक है, जो भुखमरी सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर है, 2022 में 107वें स्थान पर था। 2022 में 107वें स्थान पर, लेकिन इस साल 111वें स्थान पर है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आता है ना वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में भारत 8वें स्थान पर है, 2022 में 5वां स्थान पर था। 2023 में 8वां स्थान एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन 2022 में 5वें स्थान पर था, यानी इस वर्ष थोड़ा सा खराब प्रदर्शन हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर था। पिछले साल की बात करें तो वो 10वें स्थान पर था, यानी सुधार हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों 8वें स्थान पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी भारत 8वें स्थान पर है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भी भारत 8वें स्थान पर है, लेकिन उस वर्ष उसमें एयर क्वालिटी में 5वां था, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिए 2022 में 10वां था। ठीक है, ध्यान रखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी हमने देखा आपको अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि यहीं से डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर, उसके बाद वर्ल्ड जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 161वां स्थान है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 स्थान है, विश्व खुशहाली सूचकांक में कितना भारत है 126वां स्थान, ग्लोबल जेंडर गैप यानी खुशहाली और शांति दोनों में 126, ग्लोबल जेंडर गैप में कितना 135 पिछले साल था, अब 127 है, ठीक है 127। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक में 40 स्थान, पिछले साल 37 था। सतत विकास रिपोर्ट में अभी 112वां स्थान है, पिछले साल 121 था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी 111वां है, पिछले साल 107 था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8वां स्थान पर है, पिछले साल 5वें स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत अभी 8वें स्थान पर है, पिछले साल 10वें स्थान पर था। तो ये सब कुछ याद होना चाहिए। अब चलिए तीन और इम्पॉर्टेंट, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत की स्थिति 4थे स्थान पर है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रसिया और चाइना है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे अमेरिका, सेकेंड रैंक पे रसिया, थर्ड रैंक पे चाइना है और चौथे रैंक पे आता है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर आता है, 13वें स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की बात करें तो थर्ड रैंक पे भारत, थर्ड रैंक पे है, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट रैंक पे अमेरिका, सेकेंड रैंक पे चाइना है और थर्ड रैंक पे आता है भारत। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। तो ये रहा आपका इंडेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी कुछ हमने यहाँ पे बात कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बुक में पढ़कर सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पे आपका टाइम वेस्ट करेंगे हम, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। लास्ट टाइम में आपको सिर्फ रिविजन्स चाहिए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको मैं दे देता हूँ कि ताकि आप ये सब पढ़ करके आप एग्जाम्स में जाओ और अच्छा करके आओ। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पीडी करंट अफेयर्स में जो लास्ट में MCQ दिए गए हैं उसका भी आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। 800 क्वेश्चंस है, उसमें पर डे 100 क्वेश्चंस के साथ भी डिस्कस किया जाए तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी जल्द से जल्द कवर कर दिया जाए। तो क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, उसको जल्द से जल्द शुरू करिए। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं गाई जात्रा उत्सव। गाई जात्रा उत्सव 2023 जो वो नेपाल के अंतर्गत मनाया गया। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में। बंगस वैली फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मनाया गया। नुआखाई त्यौहार तो आपको पता ही है कि हमेशा ये उड़ीसा के अंतर्गत मनाया ही जाता है, नुआखाई त्यौहार। विहान मेला याद रखिएगा, विहान मेला हो सकता है पूछा जाए,
और इसमें पूछा ये भी जा सकता है कि किस जनजाति के द्वारा, कोंद जनजाति के द्वारा ये मनाया गया उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है, नुआखाई कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो विहान मेला अब याद रखना है। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? नदी उत्सव नई दिल्ली के अंतर्गत मनाया गया। लाइट हाउस उत्सव, लाइट हाउस उत्सव 2023, या फिर एक और आपने यहाँ पे अलग ही उत्सव है, चिखलकाओ उत्सव, चिखलकाओ उत्सव 2023, ये दोनों गोवा के अंतर्गत मनाया गया। राइट, याद रखना है, लाइट हाउस उत्सव, चिखलकाओ उत्सव गोवा के अंतर्गत। आदि पेरुक्कू उत्सव, ये तो पुराना ही है, आप सभी को याद होगा। आदि पेरुक्कू उत्सव 2023 तमिलनाडु में मनाया गया। चाचिन चराई महोत्सव, चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, चाचिन चराई अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेमिस तसेचू, तो पता ही होगा, हेमिस जो है वो आपका लद्दाख में ही है, तो लेह लद्दाख में ये मनाया गया। दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला 2023 जो है वो वाराणसी के अंतर्गत मनाया गया। जयपुर यहाँ पे गलत था, वाराणसी। ठीक है, बिहू कुह उत्सव 2023, ध्यान रखिएगा बिहू असम का होता है, लेकिन बिहू कुह अगर उत्सव कहा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन कर सकता है, तो ये इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर के अंतर्गत मनाया गया है, उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर के अंतर्गत उड़ीसा में। वितास्ता महोत्सव 2023, वितास्ता महोत्सव या फिर लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, तो वितास्ता भी याद रखिए। 2023 का वितास्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मनाया गया। मोनलम चेनमो महोत्सव, मोनलम चेनमो महोत्सव लेह लद्दाख, जैसे कि ऊपर में हमने हेमिस वाला देखा, हेमिस तसेचू महोत्सव, उसी तरह से याद रखिए मोनलम चेनमो महोत्सव लेह लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला पुराना ही है, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। बाजरा महोत्सव याद रखिए देहरादून उत्तराखंड, बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड इंपॉर्टेंट रहेगा। थावे महोत्सव, थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार का इंपॉर्टेंट है, थावे महोत्सव। इसके बाद अगला है कि सियांग उनिंग महोत्सव, सियांग उनिंग महोत्सव याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ऊपर में हमने देखा था बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश, सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव ये इंपॉर्टेंट रहेगा, भूमचू सिक्किम के अंतर्गत, भूमचू सिक्किम के अंतर्गत। दिव्य कला मेला 2023 वाराणसी से हमने बात किया था, तो एक और याद रखिएगा गंगा पुष्करैलू, गंगा पुष्करैलू उत्सव, ये भी आपका वाराणसी में। माधवपुर मेला तो ये गुजरात में ही लगता है, गुजरात यहाँ पे याद रखिए। रंगौली या बोहाग बिहू 2023 असम के अंतर्गत। मतुआ धर्म मेला 2023, मतुआ धर्म, मतुआ जो है मतुआ आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, और गंगा सागर तो बहुत पुराना है, सभी को याद होगा, पश्चिम बंगाल। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ? G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली के अंतर्गत। आदि महोत्सव 2022 नई दिल्ली में हुआ था, और ऊपर हमने देखा था नदी उत्सव, वो भी आपका नई दिल्ली में। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023, विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 भोपाल के अंतर्गत जनवरी में हुआ था, और अभी 2024 में होने की जो घोषणा की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा के फरीदाबाद में होने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 जनवरी में हुआ था, तो भोपाल में 2024 में होने वाला है वो आपका फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। दिव्य कला मेला 2022 जो था वो आपका भोपाल में ही हुआ था, जबकि 23 वाला वाराणसी में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि माघी मेला 2023, माघी मेला वो पंजाब का अंतर्गत, वैसाखी, झींगा मेला याद रखिए सब। गान नगाई त्यौहार 2023, गान नगाई त्यौहार मणिपुर, और योसांग उत्सव जो होता है वो आपका मणिपुर। ठीक है। पर्पल उत्सव हो जाता है 2023, पर्पल उत्सव गोवा के अंतर्गत, जैसे ऊपर हमने लाइट हाउस उत्सव देखा था गोवा के अंतर्गत। साओ जेवाओ उत्सव, साओ जेआओ उत्सव जो है ये भी गोवा के इंपॉर्टेंट है। अटुकल पोंगल ध्यान रखेंगे, अटुकल पोंगल आपका हो जाता है केरल के अंतर्गत। ठीक है, पोंगल तो तमिलनाडु होता है, लेकिन अटुकल पोंगल अगर पूछा जाए तो वो केरल के अंतर्गत आता है। ओणम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेर आपका हो जाता है केरल, और त्रिशूरपूरम जो उत्सव है ये भी आपका केरल है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। कला घोड़ा कला उत्सव ये तो पूछा ही जाता रहता है। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो मुंबई के अंतर्गत मनाया जाता है, हमेशा मुंबई में ही होता है। नेक्स्ट वन है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023, तो खजुराहो की बात आती है तो मध्य प्रदेश बस टिक कर देना है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र जो हो वो महाराष्ट्र में ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र के अंतर्गत। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद याद रखना है, फरीदाबाद हरियाणा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है वो आपका कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। ठीक है। भोगाली बिहू 2023, अम्बुबाची मेला
बैकहो त्यौहार ये सब असम के अंतर्गत आता है। भारत रंग महोत्सव ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 ये कर्नाटक, और साथ ही साथ उगादी महोत्सव वो भी कर्नाटक। चेरचेरा महोत्सव ध्यान रखेंगे, चेरचेरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चेरचेरा छत्तीसगढ़। तुरग्या उत्सव, परशुराम कुंड महोत्सव जो है, परशुराम तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा जनवरी में मकर संक्रांति के दिन लगता है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अवतार महोत्सव याद रखना है, अवतार महोत्सव राजस्थान हो जाएगा, अवतार महोत्सव राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये हमेशा गुजरात के अंतर्गत होता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। बाकी 2022 वाला है तामू लोहसर जो है वो आपका सिक्किम होगा। बतुकम्पा तो आपको पता ही है, बतुकम्पा पूछा जाता रहता है, वो आप याद रखिए, जो कि तेलंगाना के अंतर्गत। लोसार महोत्सव लद्दाख के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये भी न्यू दिल्ली में ही किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया गया। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ बना है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर? तो तमिलनाडु के अंतर्गत। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में बना है, केरल में। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में पड़ता है? तो असम के गुवाहाटी में पड़ता है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में किया गया। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में बना है, केरल में। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण किया गया कहाँ पर? तो उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा टीवी ने ये किया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड बना है, न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर? तो हरियाणा में किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा में किया गया। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है किसने? तो चीन ने लॉन्च किया। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च किया चाइना ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र बना है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? ई शासित राज्य केरल बना है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन है? तो वायनाड, केरल का वायनाड जिला। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पंजाब। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला केबल स्टे रेज ब्रिज कौन सा है? तो अंजीखंड जम्मू कश्मीर का, अंजीखंड। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला जो राज्य बना है उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही है, ठीक है, केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर? असम के अंतर्गत। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी, थाड़े जिला, महाराष्ट्र में। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, पानी के नीचे चलने वाला भारत की पहली मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की गई है कोलकाता मेट्रो में। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो कि आपका उत्तर प्रदेश, ऊपर हमने देखा था जटायु वाला, तो ये ध्यान रखेंगे। हत्या के केस में AI आधारित ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सुरेखा यादव।
भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शालिजा धामी, शालिजा धामी याद रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट है कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो केरल है। क्षेत्रीय भाषा में, अपना लोकल लैंग्वेज में जो कि निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला जो ये बना है, केरल बना है, राइट। इसके बाद है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? तो इंदौर, ध्यान रखिएगा इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ पर लगा है? तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत लगा है। हरित ऊर्जा, देखिए यहाँ पे हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ पे लगा है? उत्तराखंड में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे लगा है? तो ये चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर लगा है? तो चंडीगढ़ में लगा है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना है? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में अस्का थाना को ध्यान रखेंगे, जो कि गंजम जिला उड़ीसा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर बना है? भारत का पहला जो कि गोल्ड एटीएम है आपका हैदराबाद। अब इससे पहले हमने देखा था ग्रीन एटीएम। ग्रीन एटीएम कहाँ पर? गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। पहला राज्य महाराष्ट्र है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल के अलुआ में स्थित बीज फॉर्म है। तो ये ध्यान रहेगा कहाँ पर? तो केरल के अलुआ में। नेक्स्ट वन कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। जियो 5G सेवा, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। गुजरात, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में, टसीगंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा अगला प्रश्न बनता है कि नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? नगर पालिका बॉन्ड को जारी करने वाला जो कि पहला शहर बना है हमारा बड़ोदरा, गुजरात का बड़ोदरा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत, पूरे राज्य में गोल्ड का एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य है आपका केरल, ठीक है, केरल। 100% हर घर जल, 100% हर घर जल घोषित राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा, गुजरात का, मोडेरा, गुजरात का। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा है? देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा बना है? पुलमपारा, ठीक है, पुलमपारा, ये केरल का है, पुलमपारा याद रखना है। जनजातियों का विश्वकोश, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला राज्य कौन सा बना? उड़ीसा। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है जो कि उड़ीसा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हर घर आरओ जल का पहला गांव कौन सा है? हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौल गांव, भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का, भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का, ठीक है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? तो गोपिका गोविंद, गोपिका गोविंद, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार के गया में बना है, जिसको हम जानते हैं, हाल ही में काफ़ी चर्चा में था। अगला देखिए, ये भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना के अंतर्गत, तेलंगाना के अंतर्गत। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य हो गया आपका गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रांत, राइट। नेक्स्ट वन है कि अपनी खुद का इंटरनेट सुविधा, अपनी खुद का इंटरनेट सुविधा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल। और भारत की पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति कौन है? तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हम जानते हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? भारत का पहला बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात के अंतर्गत किया गया। जैव विविधता रजिस्टर, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा? तो ये कोलकाता शहर है, कोलकाता शहर जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला आपका मेट्रो शहर बन गया कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर लगेगा? तो ये पूर्णिया के अंतर्गत, पूर्णिया के अंतर्गत। वैक्यूम आधारित
जो सीवर सिस्टम है लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है, आगरा। अगला है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? हर गांव में देश का पहला, यानी हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा, ये झारखंड का जामताड़ा। भारत का पहला अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश का, ठीक है, रामपुर उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला जो कि देश बना है इक्वाडोर, राइट, इक्वाडोर। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा अगला है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम, कार्बन न्यूट्रल पंचायत, राइट। कागज रहित जो कि राज्य, यानी राज्य विधानसभा कौन है? भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सा है? देखिए विधान परिषद को बोला है तो बिहार हो जाएगा, लेकिन विधानसभा बोला जाए तो यहाँ पे नागालैंड होगा, ठीक है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद है पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर है? तो एल्कोहल म्यूजियम बना है गोवा के अंतर्गत, गोवा के अंतर्गत। नेक्स्ट वन है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे हमने देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, हाल ही में ये खोला गया था। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चिन केरल के अंतर्गत। पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम है धवन फर्स्ट, धवन फर्स्ट। इसके बाद है विश्व का पहला ड्यूल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? जापान हो जाएगा, ठीक है, जापान। आगे बढ़ते हैं, पहला यानी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? कुबलांगी गांव जो कि केरल का, कुबलांगी गांव केरल का, ठीक है ना। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो कि तंजावुर, ये आपका तमिलनाडु में। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन कीट का नाम क्या है? तो ओमिसोर इसका नाम है। भारत का पहला एलपी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स है इसका नाम है IC15, IC15। आगे देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी जो सर्वर है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, उसका नाम क्या है? तो रुद्र, इसका नाम है रुद्र, जो कि किसके द्वारा निर्मित है? सीडेक के द्वारा ये निर्मित है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो कहाँ पर? तो सिरोरा गांव गाजियाबाद में, गाजियाबाद सिरोरा गांव। इसके बाद भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना पहला राज्य? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। इस साथ ही साथ ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन आप एक साथ याद रख लीजिए। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण जो कि रिजर्व कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कई बार जानते हैं डुगोंग का मतलब समुद्री गाय होता है, ये भी याद रखना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला जो कि देश कौन सा है? तो UAE, ठीक है, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन जाए UAE। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला जो कि राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा आसाम का। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर है? तो केरल में ये खोला गया, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खोला गया। इसके बाद भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद के अंतर्गत देखने को मिला है, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में। इसके बाद है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ये आपका केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट। 100% पेपरलेस होने वाला पहला जो देश कौन सा है? 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश आपका दुबई हो गया, ठीक है, दुबई हो गया। देखिए इससे पहले वाली जो हमने क्लासेस ली थी उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिनको नहीं याद है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये कि भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। तो ऑपरेशन सजग का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने, तटीय सुरक्षा ड्रिल के लिए। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। तो न्योमा कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। यानी C-295 क्या है? तो एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23
पूछा जा सकता है कि ब्राइट स्टार 23 किन का संयुक्त ये अभ्यास है, तो यहाँ पे ध्यान रहेगा ये मिस्र और भारत का है, यानी कि संयुक्त नहीं कह सकते, ये मिस्र का अभ्यास है जिसमें भारत की वायुसेना ने भाग लिया हुआ है। तो ब्राइट स्टार 23 इसका आयोजन हुआ था मिस्र में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि CUSAT के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। तो ये ध्यान रहेगा, टार्डिग्रेड समुद्री प्रजाति है टार्डिग्रेड, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर कोरिया ने हॉसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इससे पहले 17 का किया था, अब इसका 18 का किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया गया। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए गए हैं, यानी स्पाइक मिसाइलें कहाँ से प्राप्त किए गए? किस देश से? इजराइल से। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। कामिकेज का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसने? तो IIT कानपुर ने। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस 2023 में किसने भाग लिया? INS सुनैना ने भाग लिया। INS सुनैना ने भाग लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन पे जो हमारा बिहार SI का कोर्स है उस पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 399 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में दिया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए थे, प्री और मेंस का बैच है, पूरा स्टडी मटेरियल उसमें आपको मिल जाएगा। 300 से ज़्यादा स्टडी नोट्स है हैंड राइटिंग वाला, और 100 से ज़्यादा आपको उसमें वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग टाइप्स के, सब कुछ उसमें दिया गया। तो जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और रिविजन्स करना चाहते हैं तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज रात तक ही रहने वाला है। 99 में आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, रजिस्टर करके आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत ने वियतनाम को मिसाइल कावेट INS कृपाण उपहार में दिए। तो INS कृपाण जो है किसको उपहार में दिया गया? वियतनाम को। किस देश को? वियतनाम को। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। संशोधक क्या है? तो युद्धपोत है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? चेन्नई के कट्टुपल्ली में। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसको याद रखिए। भारत के लिए पहले एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, ऊपर में देखा था हमने, अपनी पहली उड़ान भरी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तो हो सकता है कि कुछ भी पूछ ले कि कितनी कीर्ति पुरस्कार, कितने शौर्य चक्र दिए गए। तो 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र के साथ टोटल 37 वीरता पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह जो है फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगे। ओरियन कहाँ पर आयोजन होगा? फ्रांस में आयोजन होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह इसमें भाग लेंगी। ओरियन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। कहाँ पर? तेजपुर वायु स्टेशन पर 8 अप्रैल को असम में। अगला प्रश्न देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन पूछा ऐसे जाएगा कि अमोघा 3 क्या है? तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है जिसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया, सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। BNS शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च हुआ। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2, नाम याद रखिएगा, SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएगी। इसको याद रखेंगे, यानी इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया। चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को विकसित किया। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बागीर नौसेना में शामिल हुआ। बागीर। उत्तर कोरिया ने हॉन्गसोंग 17 का सफल परीक्षण किया, ऊपर उन्होंने 18 देखा था। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घाइम 100 का सफल परीक्षण किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। घाइम 100 का सफल परीक्षण किसने? ईरान ने किया है, याद रखेंगे, ईरान ने। अगला प्रश्न है कि भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया, जिसमें भारतीय जहाज INS तर्कस ने भाग लिया है। यानी भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेनाएं जो है, उन्होंने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। DRDO ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम आज़ाद से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। इसके बाद अगला प्रश्न ये देखिए कि INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में IBSA MAR यानी IB समर कह सकते हैं, IBS अमर कह सकते हैं, अभ्यास में भाग लिया है। तो बस जो भी नाम आप इसको बुलाना चाहें आप थोड़ा पढ़ के ध्यान रखिए। INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में भाग लिया। किसने? तो INS तर्कस। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। ऊपर में भी मैंने देखा था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत जो है रूस से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। किससे? तो रूस से खरीदेगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो अच्छा वाला प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ये कह रहा है कि टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम रखा गया क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV यानी क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ है। MK3 क्या है? तो एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मझगांव डॉक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावरण किया गया। तो तारागिरी को किसने बनाया? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। इसके बाद आगे देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया। तो प्रचंड को किसने बनाया? हाल ने बनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया। रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया। जिरकॉन मिसाइल कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय मुंबई नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया। जिरकॉन मिसाइल रूस द्वारा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। चलिए अब यहाँ पर बाकी जो प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी का जलावरण किया गया। तो किसने बनाया? INS सूरत और INS उदयगिरी को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया। मझगांव डॉक में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी बागसीर का जलावरण किया गया। इजराइल ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया। आयरन बीम किसने बनाया? तो इजराइल ने, ये याद रखिएगा, इजराइल ने। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। हेलिना क्या? एक प्रकार का मिसाइल है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल का अनावरण किया। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया।
ध्यान रखिएगा, परीक्षण उड़ान का आयोजन किसने किया? तो आईआईटी कानपुर ने। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। तो हो सकता है घुमाकर के क्वेश्चंस पूछे कि जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट को किसने पेश किया? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब को ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट बार्ड चैटबॉट पेश किया है। कौन सा? बार्ड चैटबॉट को। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ पर? उड़ीसा में खोजा गया। ट्विटर ने नया लोगो एक्स का अनावरण किया है। ट्विटर ने नया लोगो एक्स का अनावरण किया, ध्यान रखिएगा। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। यानी मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया? चाइना ने, विश्व में पहला ऐसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोचीन में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया। घुमा करके पूछा जाएगा कि जीबीएम ड्राइवर क्या है? तो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक टूल है जो कि आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सीडैक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 कंप्यूटर वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग में सूची में कौन सा स्थान मिला? 75वां स्थान मिला। यानी दुनिया भर के 500 वैश्विक जो सुपर कंप्यूटिंग है उस सूची में भारत का जो सीडैक पुणे के द्वारा स्थापित सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम एरावत रखा गया, इसको रैंक मिला है 75। ठीक है, 75। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया नाटो द्वारा। अगला प्रश्न है कि नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। तो कौन से 2 कोर्ट है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर यानी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो लॉन्चिंग किया गया वो उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया। उत्तराखंड के देवस्थल में। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। वायु लिंक विकसित किया किसने? तो भारतीय वायुसेना ने। गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड पेश किया, बार्ड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन्स स्काईवॉक विकसित किया। स्काईवॉक। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रॉल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। ठीक है, सफल परीक्षण किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ पर लॉन्च की गई? जो कि चेन्नई में लॉन्च की गई। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाएगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन किस स्टेट में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा।
कैटामारन पोत का निर्माण कहाँ पर? कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में करने वाला है। पहले हाइड्रोजन सेल है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, यानी पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रैक जो कि कहाँ लॉन्च किया गया? पुणे के चाकन में, पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया ट्रक है। कौन सा ट्रक है? तो तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुआ है, जर्मनी में। ये बहुत पुराना प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता रहता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत की पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा देश का पहला राज्य बन गया, यानी केरल जो है अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बना है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वरुणा क्या है? तो एक प्रकार का यात्री ड्रोन है, ठीक है, भारत का पहला यात्री ड्रोन है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया, किस IIT के? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया। पश्चिम मध्य रेलवे WCR द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है। तो नवदूत क्या है? तो डुअल मोड लोकोमोटिव है, जिसको पश्चिम मध्य रेलवे ने विकसित किया, बैटरी संचालित है ये। जैविक अवशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन, EV चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, EV चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट वन है कि भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया, यानी पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुडुकुडी में किया गया, थुडुकुडी में किया गया, तमिलनाडु के थुडुकुडी में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर IIT तिरुचिपल्ली में स्थापित किया गया, IIT तिरुचिपल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया, जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया, IIT खड़गपुर में परम शक्ति को स्थापित किया गया। एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। और लास्ट क्वेश्चन है, CDAC ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, यानी अगर आपसे पूछे कि बताइए कि परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो IIT तिरुचिपल्ली। परम शक्ति की बात करें तो ये IIT खड़गपुर, और CDAC ने IIT रुड़की में कौन सा स्थापित किया, तो परम गंगा। तीनों यहाँ पे परम वाला नाम याद रखेंगे, परम पोरुल IIT तिरुचिपल्ली, परम जो शक्ति है IIT खड़गपुर, परम गंगा की बात करते तो IIT रुड़की। देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन दिए गए थे वो अच्छे से यहाँ पे आपने देख लिया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले एक साल के, वो सब देखने वाले हैं। जनवरी से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चंस बन चुके हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से लेकर के, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये बनता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां एवं भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अच्छा 54वां टाइगर रिजर्व तो हुआ, 53वां की बात करें तो कौन था, तो गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, वो 53वां टाइगर रिजर्व था, ये ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई
2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, तो 6.1% की वार्षिक वृद्धि के अनुसार अब कितनी हो गई है, तो 3925 बाघ भारत में हो गए हैं। 3925, ये याद रखेंगे, अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है, यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है, तो बेंगलुरु, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर, केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया है, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। वेद वन पार्क की शुरुआत कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया। तो ऐसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा नमो 108 किसकी किस्म है, तो ये कमल की नई किस्म है, ठीक है। गजा कोथा अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा, असम की सरकार के द्वारा। ये क्या है, तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा अभियान को स्टार्ट किया गया असम के सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्तियों तथा शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। कहाँ पर, तो तेलंगाना के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के किस गांव में, एनिकेपल्ली गांव में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेडन बैबलर देखा गया है। कहाँ पर, दुधवा टाइगर रिजर्व में, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी करेगा। 2025 की मेज़बानी करेगा कौन, संयुक्त अरब अमीरात। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की मेघालय की गुफा में मेढक की नई प्रजाति मिली है, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोलाप्स सीजू जो है वो क्या है, तो मेढक की नई प्रजाति है, मेघालय की गुफा में देखने को मिला है। अगला सवाल, शोधकर्ताओं के एक समूह ने केरल में अकुलम और वेम्बनाड झील के किनारों से तितली की एक नई प्रजाति खोजी है। तो आपसे ये पूछेगा कि अकुलम और वेम्बनाड झील, देखिए कि अकुलम तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन वेम्बनाड झील तो आपको पता ही है, कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न ये है कि ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुडालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। मोरे ईल किसकी प्रजाति है, तो मछली की एक प्रजाति है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम यानी हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय प्रदा परियोजना का अनावरण किया। कहाँ पर, अरावली पर्यावरणीय प्रदा परियोजना का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। एकदम वीवीआई प्रश्न रहेगा कि 2025 तक किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद HD 3385 नामक क्या है, तो गेहूं विकसित किया, गेहूं, ठीक है, HD 3385 गेहूं। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। भारत में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में देखा गया, मिला है। भारत में लिथियम का भंडार रियासी कहाँ पर, ऐसे पूछा जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वैवलर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा, लद्दाख के अंतर्गत बनेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों की शामिल किया गया। तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा के दासपारा गांव बना, यानी परिवर्तित जैव गांव कौन सा बना, तो त्रिपुरा का दासपारा गांव। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम
तमिलनाडु राज्य का पहला जो कि जैव विविधता स्थल घोषित किया गया, जैव विरासत स्थल बना हुआ है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। नेक्स्ट वन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन जो कि स्टार्ट किया। मिशन लाइव आंदोलन को स्टार्ट किया कहाँ पर? केवड़िया में। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु सरकार ने राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यानी कि मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के बांसवाड़ा में। नेक्स्ट वन कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर भारत का 53वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया। 53वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया। मेघालय स्थित मावमुल्ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि मेघालय स्थित मावमलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। भारत का भू विरासत स्थल बना है, भारत का पहला जो कि मावमलुह गुफा मेघालय में स्थित है। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में टोटल 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हो चुके हैं। ठीक है। सर्बियाई जो कि वैज्ञानिकों ने विटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी हाल ही में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में दी गई है। देश का पहला स्लैंडर लॉरिस अभयारण्य को किस राज्य से द्वारा अधिसूचित किया गया? तो पहला स्लैंडर लॉरिस अभयारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने। देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की जाएगी? लद्दाख में की जाएगी। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि डुगोंग संरक्षण जो रिजर्व है तमिलनाडु में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसे याद रखेंगे वाराणसी को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने तिरुवर जिले के नारायणन टैंक में 17वें पक्षी अभयारण्य की स्थापना की है। 17वें पक्षी अभयारण्य की स्थापना की है कहाँ पर? नजरायण में। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए। कर्नाटक में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि केरल के त्रिशूर और नीलांबूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज़ में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ में बनेगी। सफारी कहाँ पर खोला जा रहा है? नाइट सफारी सिंगापुर के तर्ज पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोली जा रही है नाइट सफारी। किसके तर्ज पर? सिंगापुर के तर्ज पर। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीका देश के अंगोला में देखने को मिला है। अंगोला में खोजा गया। अंगोला की राजधानी क्या होता है? अंगोला की राजधानी लुआंडा होता है। ठीक है, लुआंडा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के तिस्नेवेली जिले के अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व घोषित किया गया। तो ये डायरेक्ट आपसे याद रखना है कि अगस्तमलाई बायो रिजर्व जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे इसको हाल ही में 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान में जो कि रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? टोटल 75 हो गई है। एकदम वीवीआई है, इसे याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो पौधा है पॉसिडोनिया हाल ही में कहाँ पर खोजा गया? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। दुर्लभ अंडा कहाँ पर मिला? तमला डायनासोर का मध्य प्रदेश में। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। यानी कि सिक्किम की राज्य तितली के रूप में ब्लू ड्यूक को घोषित किया गया, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला है
कि भारत में जानवरों की जो कोरोना वैक्सीन है उसका नाम क्या है, तो एनकोवैक्स लॉन्च किया गया। जबकि दुनिया का पहला जो जानवरों के लिए वैक्सीन था वो रूस ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था कार्निकोव। ठीक है, कार्निकोव। इसके बाद अगला है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की है। लिपस्टिक पौधा यानी इसको देखने से सिंपल से अगर आप देखोगे तो लगेगा कि एकदम लिपस्टिक की तरह। ठीक है, तो आप इसको कहाँ पर हाल ही में देखने को मिला है, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधा। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किया गया। कहाँ पर, उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किया गया। कठुआ जिले के घट्टी में किया गया, ये भी याद रखिएगा। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला। अब बात करते हैं कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो यानी कि ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, केरल में, राइट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास रखा गया। तो डायरेक्ट इससे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेलापास किसकी एक प्रजाति है, तो ये बंदर की एक नई प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, सेलापास। ठीक है, सेलापास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हरियाणा के राखीगढ़ में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। ज्वेलरीज फैक्ट्री यहाँ पे मिली है, कहाँ पर, राखीगढ़ में। भारत में सबसे बड़ा जो कि हड़प्पा स्थल था राखीगढ़ी, तो इसे याद रखिएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थल दर्ज किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इसके बाद है कि मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पूछा कि लिविंग रूट ब्रिज का संबंध किस स्टेट से है, तो मेघालय से। मेघालय से चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल का एक प्रजाति का नाम क्या रखा है, मैत्री रखा है। मैत्री नाम रखा गया। नीदरलैंड की एक यात्रा पर उन्होंने पीले ट्यूलिप फूल का नाम इसको रखा है। कार्बन तटस्थ खेती। ठीक है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है केरल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, केरल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कि भारत का पहला बायोमास आधारित संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या रखा गया, ग्रेटा थनबर्ग रखा गया। काजू वैली वेटलैंड किस स्टेट में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया तमिलनाडु का। उत्तराखंड की अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को, तो अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। श्रीनगर को, ध्यान दीजिएगा, श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के रूप में शामिल हुआ है कौन, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। वाराणसी जो है वो रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है। पहला भारतीय शहर जिसने रोपवे सेवा को शुरू किया, तो ये आपका वाराणसी हो गया, वाराणसी, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट होने की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नालगोंडा के पोचमपल्ली गांव, जो पोचमपल्ली गांव है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जो पोचमपल्ली गांव है जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, वो किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका तेलंगाना होगा, तेलंगाना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये तो हमेशा टॉप पे ही रह रहा है। भारत का पहला घास संरक्षण जो केंद्र है वो कहाँ बना, उत्तराखंड के रानीखेत में बना है। पहला घास संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड के रानीखेत में बना है। अगला है कि हाल ही में परविकुलम जो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज या फिर गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये पूछा जाएगा कि अर्थ हीरोज या फिर गार्जियन अवार्ड 2021 किसने जीता, तो परम्बिकुलम जो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, इन्होंने। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है, ये ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर, उत्तराखंड की रानीखेत में, और पहला घास संरक्षण भी रानीखेत में। ठीक है, और काजीरंगा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कह सकते हैं, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। आपको ये बताना है कमेंट करके काजीरंगा किस स्टेट में पड़ता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कमेंट करके बताइए।
इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। तो अगला पॉइंट ये है कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया। यानी कि सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे नवीनतम यही है टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये आपका एक टाइगर रिजर्व बन चुका है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। तो ये ध्यान रहेगा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके बाद आगे है तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। तो ये पूछा जाएगा कि ईडन जो तट है वो किस कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, पुडुचेरी में, और कोवलम जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो इस तरह से पूछा जाएगा, या फिर दोनों को पूछा जाएगा कि ये और ये दोनों आपका यहाँ पर है। तो बताइए कि अब भारत में तटों की यानी ब्लू फ्लैग प्राप्त तटों की संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल 10 हो गई है। तो ये याद रखेंगे। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं, तो उड़ीसा में मिला है, या फिर उड़ीसा के किस स्थान पर पूछा जा सकता है, केंद्रपाड़ा में, ये ध्यान रखिएगा। कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है किसमें, कछुआ संरक्षण में। अगला प्रश्न की दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में क्या है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। ये आपका असम में पड़ता है, असम के दीपोर बिल, ये ध्यान रहेगा। एक तरह का ये आपका वेटलैंड है असम का। भारत की सबसे बड़ी तेल जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया। तो ये ध्यान रहेगा, बहुत अच्छा सवाल है। कहाँ पर, यानी कि आईओसी द्वारा मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। एनटीपीसी गुजरात के द्वारा, जो कि कह सकते हैं एनटीपीसी के द्वारा गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। और विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जो रबड़ प्लांट है, ये असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि मेघालय के पास सारापोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले। अच्छा, ऊपर में हमने क्या देखा था, तमला जो डायनासोर था, तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला था कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सारापोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले मेघालय के पास। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में, यानी रानीखेत में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, ऊपर में देखा था हमने भारत का पहला जो कि घास संरक्षण, ये आपका रानीखेत में ही बन रहा है। और एक चीज़ और हमने देखा था जो कि ओपन एयर फर्नरी था। ठीक है, ओपन एयर फर्नरी भी आपका रानीखेत में। अब अगला है कि मैक्स 1407, ठीक है, 1407 MACS मैक्स 1407 भारतीयों द्वारा विकसित किया है। तो सोयाबीन की एक नई प्रजाति है, सोयाबीन की एक नई किस्म है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर, चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। चेन्नई में श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, तमिलनाडु का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन है कि मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरणकेसी महाराष्ट्र में खोजी गई है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में खोजी गई है। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लैनेट जो सम्मेलन आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से कहाँ पर हुआ, फ्रांस में हुआ था। और उसके बाद हमारे देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि COP 26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, ग्लासगो यूके में, जो कि इसका आयोजन किया गया। तो देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड इसमें जो भी आपके स्पीडी बुक में ये दिए गए थे, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।